बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपका मेज़बान रमज़ान शेख। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कुछ ऐसे मौज़ूआत के ऊपर प्रोग्राम करूं जिनका ताल्लुक़ डेवलपमेंट से है। ख़ास तौर पे मरियम नवाज़ जिस तरह से आजकल काम कर रही हैं अवामी फ़लाह के लिए, और फिर जिस तरह से नवाज़ शरीफ ने बिजली के टैरिफ में कमी का ऐलान किया, मगर इन सब ख़बरों के बीचों बीच कुछ ऐसी ख़बरें मौजूद हैं जिनकी तरफ आवाम का फोकस ज़्यादा है, आवाम का ध्यान ज़्यादा है, और उनमें तेज़ी से कुछ इस तरह की डेवलपमेंट आती है। तो फिर यानी मैंने सोचा कि चलो इसी के ऊपर प्रोग्राम करते हैं। आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो जनरल फैज़ की गिरफ़्तारी है, या उनकी आर्मी की तरफ से उनको अपनी कस्टडी में लिया जाना है। और पीटीआई इस हवाले से रेलेवेंट है जब से उनको तहवील में लिया गया है, क्योंकि पीटीआई की तरफ से, पीटीआई की जो लीडरशिप है उसकी तरफ से मुसलसल इस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं जो कि देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए ख़ासे दिलचस्पी के हामिल हैं। मसलन ये कि जब जनरल फैज़ को पाकिस्तान आर्मी ने अपनी तहवील में लिया तो उस वक्त बानी पीटीआई ने कहा कि जी हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये जो है हमारी आर्मी है वो एक इदारा है, ये उनका अंदरूनी मामला है। और फिर उसके बाद ये कहा कि जी सिर्फ़ उन्हीं का एहतसाब क्यों, बाकियों का भी एहतसाब होना चाहिए, और फिर जनरल बाजवा का भी नाम ले दिया कि वो भी इनके साथ थे और इस तरह की कार्रवाइयों के अंदर मुलविस रहे हैं। और अब जो बानी पीटीआई हैं उनका ये बयान सामने आया है कि ये सब यानी जनरल फैज़ के साथ जो कुछ भी हो रहा है ये एक ड्रामा है, और आप इसकी यानी जो संजीदगी है उसको देखिए, और फिर जो पीटीआई या पीटीआई की जो लीडरशिप है सारे मामले को डील कर रही है जिस तरह से, और जिस तरह से वो चाह रही है कि आवाम इसको देखे या अंडरस्टैंड करे, वो भी आपके सामने है कि वो इस सारे यानी खेल को, कोर्ट मार्शल को ड्रामा करार दे रही है। इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अरशद साहब, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है और वो इस वक्त पंजाब असम्बली के मेंबर भी हैं। और इनके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान अशरफ साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं। आप दोनों का बेहद शुक्रिया, आपने में ज्वाइन किया। राना साहब, आपकी तरफ आते हैं, ये क्या हो रहा है? अब तो उन्होंने सारे खेल को यानी जनरल फैज़ साहब की जो गिरफ़्तारी है या उनको जो तहवील में लिया गया है उसे एक ड्रामा करार दे दिया है, और जबकि उसके बरक्स सूरत हाल कुछ और तरह से है। ISPR की तरफ से मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, आर्मी चीफ़ की तरफ से बयानात सामने आ रहे हैं, और बाकी जितने इदारे हैं उनके जितने सरबराहान हैं इस हवाले से बड़े सीरियस हैं। आवाम ख़ास तौर पे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इसको बहुत संजीदगी के साथ ले रहे हैं कि बहुत यानी एक संजीदा मामला है, जबकि बानी पीटीआई ने इसको एक ड्रामा करार दे दिया है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला जो वाहिदुल लाशरीक हैं, जो रहीम भी हैं, करीम भी हैं, उनके करम से, उनकी रहमत से मैं ये समझता हूँ कि जो आदमी खुद मजाक हो, जो आदमी खुद फितनाबाद हो, जो आदमी खुद फसादी हो, उनको सब उसी तरह, उसी तर्ज के, उसी नेचर के ही नजर आते हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक और आर्मी का जो आर्मी एक्ट है उन रूल्स के किसी के खिलाफ एक्शन होता है, कोर्ट मार्शल होता है, तो वो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आइन के मुताबिक होता है, और वो पैरामीटर्स और वो आइन आपके मुल्क का आइन है, और उसकी तशरीह या अमेंडमेंट जो है वो आपके सुप्रीम अदारे पार्लियामेंट ने करनी है। और एक चीज, एक आइन, एक कानून पहले मौजूद होता है, और जो गवर्नमेंट हो या मैं समझता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान के जो रूल्स हैं उनके मुताबिक उन पर एक्शन लिया जाता है, और कोई नई चीज या नया कानून नहीं बनता, तो उसमें मैं समझता हूँ कि उसमें आर्मी के रेगुलर, रिटायर्ड या वो सिविलियन लोग जो उन रूल्स की वायलेशन करते हैं, और न्याजी साहब के दौर में अगर 2019 हो, 21 हो, तो 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को सजा होती है। और आज
अगर आफ्टर रिटायरमेंट भी उन नेगेटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट हो और आफ्टर इन्वेस्टिगेशन वो चीजें साबित हो जाती। सही। राणा साहब आपका मौक़िफ़ आ गया। रिजवान अशरफ साहब आपकी तरफ आते हैं। एक बाकायदा यानी प्रोसेस के तहत ये सारा सिलसिला हो रहा है जो उनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। बनाई और ये दोनों लाजमी मुल्ज़ूम थे। बिल्कुल सी। राणा साहब आपका मौक़िफ़ आ गया। मैं ज़रा रिजवान अशरफ साहब से उनकी राय ले लूँ। रिजवान अशरफ साहब आप जानते हैं कि ये अचानक नहीं हुआ है। ये चंद साल पहले एक वाक़या हुआ था और जिसके साथ ज़्यादती हुई उसने वेट किया कि कब जो है ये डीथ्रॉन होते हैं जनरल फैज़, और जैसे ही वो दाम में आए तो फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन डाली जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सुना और फिर आर्मी को मार किया कि इसके ऊपर इंक्वायरी की जाए। आर्मी ने अपनी इंटरनल एक इंक्वायरी की जिसके अंदर कुछ चीज़ें, कुछ जो चार्जेस थे जो उनके ऊपर वो इस्टेब्लिश हुए और उसके नतीजे में यानी एक सफिशेंट एविडेंस थी जिसके नतीजे में आर्मी ने ये फैसला किया कि क्यों ना इनका कोर्ट मार्शल किया जाए। और उसके बाद अब फिर कुछ नई चीज़ें सामने आ रही हैं और फिर आर्मी एक्ट की कुछ दफ़ात भी हैं जो उनके ऊपर लगने जा रही हैं। तो ये सारा खेल ड्रामा कैसे हो गया, ये हमें आप कुछ समझाएं। शेख साहब बहुत शुक्रिया, आपने लाइन पे लिया। पहली बात ये है कि जब ये जनरल फैज़ हमीद की हिरासत के मतलब ISPR की जो प्रेस रिलीज है वो बड़ी क्लियर है। उसके अंदर दो बातें बड़ी कैटेगोरिकली एक्सप्लेन करती है कि जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ जो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई और उनको जो हिरासत में लिया गया उसका जो पहला हिस्सा है या पहला चार्ज है वो है टॉप सिटी केस का, और सेकंड जो है दूसरा जो है वो है जो कि जनरल फैज़ हमीद ने रिटायरमेंट के बाद कुछ ऐसी सरगर्मियां हैं जो कि आर्मी एक्ट की खिलाफवर्जी के अंदर आती हैं। जब इमरान खान से पूछा गया इसका मतलब तो इमरान खान ने कहा कि ये बिल्कुल फौज का एक इंटरनल मैटर है, उनका एक अंदरूनी मामला है, तो फौज उसके मुताबिक चला रही है, हमें तो इसके ऊपर कोई मसला नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम आपने समझनी है। प्रॉब्लम असल में ये है कि ये जो हुकूमत वक्त और ये जो नून लीग की पूरी बतौर जमात है, इसके अंदर जो एक बयानिया बना रही है, नैरेटिव को बिल्ड कर रही है, ड्रामा असल में इधर मसला नहीं। तो फिर आप वो ड्रामा जो है वो इस ड्रामे का जिक्र करें। उन्होंने वो उनकी जो प्रोसिक्यूशन है, उनका जो कोर्ट मार्शल है, उसे ही ड्रामा करार दे दिया। नहीं, वो जो अपना काम कर रहे हैं, फौज तो अपना काम कर रही है, मेरिट के ऊपर काम कर रही है। वो तो एक ISPR की प्रेस रिलीज एक मरतबा निकली जब जनरल फैज़ की हिरासत हुई, दूसरी उस वक्त निकली जब तो उन्होंने ब्रिगेडियर और एक कर्नल के बारे में बताया, तो उनका तो सिर्फ इतना मौक़िफ़ सामने आया। बाकी ये जो हुकूमती साइड है, जो गवर्नमेंट है, नून लीग की इस वक्त पूरी पार्टी इसके ऊपर बयानियां बना रही है और आसमान और ज़मीन की क्लाबें मिला रही है और मामलात को अपना उसमें कोई फ़ायदा निकाल के इसको 10 साल पहले या 8 साल पहले वो साजिशी और साजिश के मामलात। और रिजवान साहब हमें एक ब्रेक पे जाना है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक। जनरल फैज़ केस के हवाले से बात हो रही है कि उनका कोर्ट मार्शल होने जा रहा है और फिर बानी PTI के उनके हवाले से मुख्तलिफ बयानात सामने आते रहते हैं। और हमारे साथ मौजूद है राना मोहम्मद अरशद, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, और इनके अलावा हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं रिजवान अशरफ साहब। राना साहब आपकी तरफ आते हैं। बानी PTI ने तो 9 मई को जो है वो ड्रामा करार दे दिया और उन्होंने कहा कि ये भी एक ड्रामा है और अगर इसके अंदर जनरल फैज़ मुलविस हैं तो उनका एहतसाब किया जाए। उन्होंने कहा कि जी ज़्यादती तो हमारे साथ हुई है, कॉन्स्पिरेसी हमारे साथ हुई है, साजिश हमारे ख़िलाफ़ हुई है। ये तो 9 मई वाले तो ये तो ऐसे ही हैं। शेख साहब मैं ये अर्ज करूंगा, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, ये महज फितना फैलाना, शरअंगेजी करना, आइन की दजियां अड़ाना, अवाम को बेवकूफ बनाना और अपने आप को अकले कुल समझने वाले का नाम है इमरान नियाजी। और यू टर्न लेकर वो कहता है कि ये बड़े लोगों की निशानी होती है। तो मैं तो यू टर्न लेने वाले को झूठा ही कहता हूं। अगर मैं एक बात करके झूठ बोलता हूं या यू टर्न लेता हूं तो मुझे लोग झूठा ही कहेंगे।
अकायद को मसक नहीं किया जा सकता। ये बड़ी वाज़े दलाइल और प्रूफ अवाम के सामने होते हैं। और अब अगर ये कहना कि ये ड्रामा है तो किसको कहा जा रहा है? अगर DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल शरीफ अहमद साहब या आर्मी के स्पोक पर्सन जो बात करते हैं वो विद इन पैरामीटर, आइन के मुताबिक और एक लिमिट में रहते हुए अफवाज पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसको ऑन एयर किया जाता है। अब हम उनकी बात को कह रहे हैं। और जब ये न्याजी ने कहा था कि जनरल फैज हमारा असासा है, तो भाई अच्छी बात है। असासा किस चीज का? एक जनरल जो है वो बिल्कुल आर्मी का, कौम का असासा होते हैं कि एक जनरल बनते बनते कितना वक्त दरकार होता है और उस पर कितनी इन्वेस्टमेंट होती है अदारे की। सही। अच्छा राना साहब, ये आपकी पार्टी से कुछ लोग हैं जो उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। मसलन ख्वाजा आसिफ ने जो बात की और इमरान खान ने उसको सेकंड किया कि जो जनरल बाजवा से वो एक्सटेंशन चाहते थे। नहीं तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जनरल बाजवा साहब की ख्वाहिश थी, ये बात होती रही, लेकिन मैं समझता हूं कि उनकी ख्वाहिश थी, फिर उन्होंने ख्वाहिश का इजहार भी करते हैं, ख्वाहिश से वो डिनाई भी करते हैं। और वो मैं समझता हूं कि अगर ख्वाहिश अमली जामा पहनाने के लिए उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन उससे आगे वो आगे पीछे नहीं गए। वो आपके आइन के साथ रहे और बिल्कुल वो जो बात हुई कि ये हो सकता है वो हो सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आइन के मुताबिक जो टॉप ऑफ 3 या 4 जर्नल थे, उनमें से जनरल सैयद आसम मनीर हाफिज साहब जो हैं वो सीनियरिटी के लिहाज से नंबर 1 पे थे। तो यही मियां नवाज शरीफ साहब का फैसला था, यही प्राइम मिनिस्टर साहब का फैसला था, यही मुस्लिम लीग नून का, और तमाम अदारों ने बात की कि मेरिट पर ये तैनाती होनी चाहिए। तो हो गई। तो इसे आप किस तरह से जस्टिफाई करते हैं जो उन्होंने कहा कि जी जनरल फैज को बाजवा साहब ने जो है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर हटाया? नहीं, मैं समझता हूं कि वो आर्मी का इंटरनल प्रोसीजर और चेक एंड बैलेंस था, हमें उस पर क्या लेना या क्या देना था। जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो अपनी कमांड को खुद महसूस करते हैं, और एक जर्नैल ही होता है, चाहे वो ISI का हेड हो, चाहे वो कोर कमांडर मुल्तान लगे, पेशावर लगे। और पेशावर वाला कोर बहुत अहम होता है। जब फैज हमीद साहब को वहां पर लगाया गया तो मैं समझता हूँ बड़ी अहम पोस्ट थी जो तमाम आपकी सराउंडिंग को देखती है, और ये उनका अपना फैसला था, उन्होंने रिटायरमेंट लेनी है। लेकिन ये इमरान नियाजी जो खुद अदम इत्मीनान के बाद जब वो दांतों वाले डॉक्टर के हेडक्वार्टर पर प्रेसिडेंसी में जाता है, और हमारी गवर्नमेंट PDM की थी, तो उस वक्त ये बाजवा साहब से करके जो 2.5 लाख और उनको ताहयात एक्सटेंशन देने पर तुला हुआ था, तो वो ताहयात एक्सटेंशन जो है वो कहाँ पे लिखी हुई है? और अगर ये बात करता है तो इससे बड़ा मफाद प्रस्त कोई शख्स हो सकता है? बिल्कुल सही। वो एक्सटेंशन देना चाह रहा और कहता है कि मुझे रहने दिया जाए, मेरी सपोर्ट की जाए। आज उसका मुतालबा क्या है? अगर DGISPR ने कहा या आर्मी ने कहा कि हम न्यूट्रल हैं और जो गवर्नमेंट होती है सिटिंग उनके हम पॉजिटिव पॉइंट उनके साथ होते हैं, तो इसमें बुराई वाली कौन सी बात है? लेकिन न्याजी कहता है कि नहीं, हमारी सपोर्ट की जाए, हमारे साथ खड़े हो जाए, और जो हम कहें आप वो कहें। लेकिन कभी ये मीर जाफर कहता है, कभी मीर सादक कहता है, कभी कहता है कि आप चौकीदार हैं। ठीक है राना साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया, आपका मौक़िफ़ आ गया। ये इमरान नियाजी जो है, इसका सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि इसका चेकअप करवाना चाहिए कि ये शख्स जो है, ये 74 साल की उम्र में अगर इसका दिमाग काम नहीं करता
तो ये पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम को क्या मैसेज देना चाहता है? सही। रिजवान साहब आपकी तरफ आते हैं। रिजवान साहब, ये क्या हुआ कि यानी किसी भी वाक़े के अंदर ये आइडेंटिफाई कर लिया कि इसके अंदर तो मेरे लिए कुछ नहीं है या मेरे ख़िलाफ़ होने वाला है, उसे फिर ड्रामा करार दे दिया। 9 मई के वाक़यात जो थे उनकी सबकी फुटेजेस मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद हैं, ऑडियोज़ मौजूद हैं, और इसके अलावा बेशुमार यानी किस्म के एविडेंस हैं जो ये साबित करती है कि पीटीआई के वर्कर उसके अंदर मुलविस थे और लीडरशिप उनको बाकायदा गाइड कर रही थी, पॉइंट आउट कर रही थी। और फिर उसके ताने बाने जो हैं वो जनरल फैज़ से भी जाके मिलते हैं। तो अब यानी पीटीआई को लग रहा है कि अब उसके गिर्द शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है, तो आप उस सारे खेल को ड्रामा करार दे दिया। ये भी भला क्या बात हुई? मैं शेख साहब इस पर 2 बातें करता हूँ। पहली तो ये बात कि ये जो 9 मई का आप हवाला दे रहे हैं उसमें आप कह रहे हैं कि एविडेंस है, शवाहिद है, सबूत है, फुटेजेस है, सीसीटीवी है, सब कुछ है, तो अदालतों के अंदर जाके साबित कर दें। ये तो बड़ा सादा सा मामला है, बड़ी सिंपल सी बात है। या फिर इमरान खान की डिमांड जो जुडिशल कमीशन की इमरान खान की डिमांड है 9 मई के वाक़ये के ऊपर, या वो बना दें ताकि इसका तयन हो सके कि ये किसने वाक़या किया है। ये पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो इस वक्त नून लीग और ये जो हुकूमत वक्त कर रही है, इस पूरी जो इस वक्त हो रहा है जनरल फैज के मतलब जो कुछ भी हो रहा है, वो तो एक फौज का अंदर इतनी छलांगे लगा रहे हैं और इतने कलापे मिला रहे हैं। अब ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं, वो सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो इस वक्त वजीर दिफा है, वो कहते हैं कि अब एक्सटेंशन के मतलब बात हो, जनरल बाजवा के मतलब कोई बात हो, साबिक आर्मी चीफ के मतलब, तो उनकी अपनी ही पार्टी के एक अहम तरीन ओहदे के ऊपर बैठा हुआ शख्स स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान, वो तमाम की तमाम बातों को डिनाई कर देता है, ख्वाजा आसिफ की बातों को। तो एक तो इनकी पार्टी के अंदर अपनी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, इनको तो ये नहीं पता कि बात कौन सी वाली ठीक है, कौन सी वाली गलत है, और किसके मौक़िफ़ को ठीक जाना जाए, किसके मौक़िफ़ को गलत जाना जाए। ये पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो हुकूमत वक्त इसमें से ये निकाल रही है और सारा जो मामला है इस वक्त उस वक्त लेके जा रहे हैं तैनाती के ऊपर। जब आर्मी चीफ की तैनाती हो रही थी पीडीएम के दौर में, तो ये सारा मामला उसके ऊपर लेकर चले जाते हैं कि उस वक्त क्या हो रहा था, जनरल फैज क्या कह रहा था, या जनरल बाजवा की जानिब से क्या कहा जा रहा था। तो एक तैनाती के ऊपर ये इस तरह से इंप्रेशन दे रहे हैं, हालांकि तैनाती के ऊपर उसके आगे पीछे क्या हो रहा था, उन दिनों में क्या वाकयात हो रहे थे, इसके ऊपर तो बात ही नहीं हो रही। बात तो हो रही है जनरल फैज के ऊपर एक टॉप सिटी केस की, और उसके बाद कुछ ऐसी एक्टिविटीज की जो कि उसमें आती है, वो की गई है जो कि आर्मी एक्ट की खिलाफवर्जी के जुमरे में आती है, तो वो तो आईसीआर बताएगा। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है कि बीच में अपना एक तैनाती को उसको वो बता रहे हैं कि वो शायद कोई डील का हिस्सा है या उसके लिए लॉबिंग कौन कौन करता है, तो इसकी वजह से ये फौज का जो इमेज है, ये नून लीग वाले या हुकूमत वक्त वाले ये खुद उसको खराब कर रहे हैं। कि नून लीग बजाय इसके कि ये कहे कि हम बिल्कुल उसके साथ खड़े हैं, जो आईएसपीआर की प्रेस रिलीज है वो बिल्कुल अपने अंदरूनी मामलात है, इमरान खान ने भी कह दिया था, तो नून लीग बजाय इसके कि ये करने के कि उसके अंदरूनी मामलात को, जो भी मामलात है वो देखे, ये महंगाई के ऊपर काम करें, बेरोजगारी। ठीक है, आपका मौक़िफ़ आ गया। राणा साहब, ये आपकी जो पार्टी है उसके जो मुख्तलिफ लीडर्स हैं जो बयानात जारी करते रहते हैं, उनके अंदर कोहेरेंस क्यों नहीं है? ये बात तो सब ने महसूस की है कि ख्वाजा आसिफ कुछ कह रहे हैं, मलिक अहमद खान कुछ बोल रहे हैं। अच्छा चलो, एक ख्वाजा आसिफ हो गया, दूसरा मलिक अहमद खान हो गया, तीसरे का नाम बताएंगे आप? इसलिए मुनासिब नहीं होता। तनकीद करना बड़ा आसान है, मैं भी अपने भाई पर तनकीद कर सकता हूं। हमें कुछ नहीं लेना देना एक तैनाती पर। वो उस आपके मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का अख्तियार है, और जो मैं समझता हूं डिफेंस मिनिस्ट्री है, या मैं समझता हूं कि जो आर्मी के इंटरनल प्रमोशंस के बाद जो सीनियरिटी के लिहाज से टॉप ऑफ 3 और 4 होते हैं, ज़ाहिर उनमें से लगना है। वो मेरे भाई हमें कुछ नहीं लेना देना, लेकिन ये जरूर पूछ लें कि वो इमरान न्याजी नामी शख्स जो है वो जनरल बाजवे को बार बार क्यों ताहयात एक्सटेंशन की बात करता था, और फैज हमीद के साथ मिलकर 20 साल का एक प्लान बनाया हुआ था। आज हम महंगाई की बात करते हैं, आज हम ये कहते हैं कि जो आर्मी का पॉइंट ऑफ, जो डीजी आईएसपीआर का पॉइंट ऑफ व्यू है, हम उनको इंडोर्स करते हैं, इसलिए कि आज मुल्क को इतने बड़े अच्छे हालात में नहीं है, हालत जंग में है ना। जब आपके अफगानिस्तान ईरान वाली बाउंड्री और इंडिया के साथ जो
दिन रात मामलात वाकयात, वो शुमाली वजीरिस्तान हो या बन्नू वाला वाकया हो या DI खान हो, कि वहां एक हेल्थ यूनिट पर आकर दहशतगर्द हमला करते हैं। तो आज मरकज गवर्नमेंट को अपनी और तमाम सूबाई गवर्नमेंट्स को अपना अपना रोल पॉजिटिव प्ले करना पड़ेगा, करना चाहिए, शक नहीं होना चाहिए। सही राना साहब, एक और स्टेटमेंट उनका सामने आया है। उन्होंने कहा कि जब तक काजी फायज ईसा बतौर चीफ जस्टिस मौजूद हैं उस वक्त तक ये हुकूमत है, जैसे ही वो जाएंगे तो हुकूमत खत्म हो जाएगी। तो काजी फायज ईसा साहब ने आपकी हुकूमत को किस तरह से बचा के रखा हुआ है, तो फिर क्या होगा? यानी जब वो जाएंगे तो आपकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। मैं समझता हूं जिसने कहा ना वो शख्स पागल हो सकता है, वो बेवकूफ हो सकता है, इससे ज्यादा मैं अल्फाज नहीं कहना चाहता। और जहन्नम में गवर्नमेंट आपने चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन निकाल दें। हिम्मत करे न्याजी इमरान न्याजी, वल्द अकरामुल्लाह खान न्याजी हिम्मत करे, वो इत्तेहादियों के साथ या प्योर पार्टी के साथ मिलकर मरकज में हुकूमत बना ले। मुझ जैसे पॉलिटिकल वर्कर कल नहीं आज ये हो जाए तो हम तो दुनिया में आ जाएंगे। तो राणा साहब हुकूमत से कहेंगे वो नोटिफिकेशन निकाल दें। तो कैसे नोटिफिकेशन निकाला जा सकता है जब उनकी अभी कुछ जो है वो मयाद बाकी है? आप ये ऑर्डिनेंस जारी करवा देना। वो PTI वाले जो ऑर्डिनेंस जारी किया करते थे डॉक्टर आरिफ अलवी की फैक्ट्री से, तो उसमें आपको शेयर डाल दें। इसलिए मैं समझता हूं जब PDM की हुकूमत थी, PDM के दौरे हुकूमत में ये वाकया हो चुका है कि काजी फाइज ईसा का पहले से ही नोटिफिकेशन निकाल दिया था। फाइनेंस मिनिस्टर और खैबर पख्तूनख्वा के फाइनेंस मिनिस्टर IMF को कह रहे थे कि जनाब इनके साथ मुज़ाकरात ना करें। तो यार जो मुल्क को कौमी सलामती को दाव पर लगा दे, वो मैं हूं या शेख रमजान हो या इमरान न्याजी हो, कोई भी हो, आइन से बालातर नहीं। इख्तलाफात होते हैं यार। 85 से लेकर के पार्टी के साथ कौन सी हमारे बड़ी दोस्ती थी, गिरफ्तार हम होते रहे, वो भी होते रहे, चलते रहे, लेकिन अल्टीमेटली नेशनल इश्यूज नेशनल काज पे इकट्ठे होते हैं। 25 जुलाई 2018 को खुदा ना खाता जब RTM सिस्टम बैठा था, वो फरिश्ते आ गए थे इनको बढ़ाने के लिए? नहीं, धांधली हुई थी, धांधला हुआ था। हमारे 70 से ज्यादा MPA और 45 से ज्यादा MLA को रातों रात हरवा दिया गया था। उसके बाद जो गवर्नमेंट आई, फिर क्या हुआ जनाब, इनके साथ परवेज लाई साहब की काफली, जनाब इनके साथ MQ, जनाब इनके साथ जैन बुख्ती, अख्तर मैंगर, सभी आए थे तो गवर्नमेंट बनी। और 4.25 साल की इमरान न्याजी के मुझे को कारनामे गिनवा दें। रिजवान साहब, ये राणा साहब की कुछ बातों के अंदर सदाकत है। 2018 में जो कुछ हुआ था वो सबने देखा, और जिस तरह से RTS सिस्टम जो है वो बैठा था, तो मतलब फरवरी 2024 के इलेक्शन का जिक्र होता है, 2018 के इंतखाबात का जिक्र क्यों नहीं होता? बिल्कुल, इसमें शेख साहब कोई दो राय नहीं है कि अगर आपने तहकीकात करनी है, इन्वेस्टिगेट करना है, आपने ये इलेक्शन वाला मामला खोलना है, तो पहले तो ये 2024 वाला अभी ये जो हुआ है, और एक 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ है, एक 9 फरवरी को सिलेक्शन हुआ है। 8 को इलेक्शन हुआ है, 9 को फिर सिलेक्शन हुआ है। तो पहले तो, और इसके ऊपर अमेरिकी करारदाद भी मौजूद है कि ये फ्रॉड इलेक्शन हुआ है, तो इसकी तहकीकात की जाए। पहले तो ये मामला खोल नहीं, वो अमेरिकी करारदाद की तो क्या हैसियत है? रिजवान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। मैंने कहा वो जो अमेरिकी करारदाद थी उसकी क्या हैसियत है? वो जिस तरह से आई है वो भी सबको मालूम है। बिल्कुल, चले वो तो अमेरिकी करारदाद तो एक साइड पर रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को काम करने दें। आप 3 नशस्तों का जो मामला है इस्लामाबाद की, उनके ऊपर काम कर रहे हैं, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये 8 फरवरी के इंतखाबात के ऊपर इमरान खान की PTI की पिटीशन मौजूद है, आप उसको लगवा लें, इसके ऊपर इलेक्शन जो हल्के हैं वो खोल दें, तो आपको पता लग जाएगा कि 8 फरवरी के इंतखाबात के अंदर क्या हुआ है। अगर ये 2018 के इंतखाबात खोलना चाहते हैं, उसके अंदर भी नून लीग के बहुत सारे लोगों को ज्यादा बेनिफिट मिला है बजाय कि PTI को ज्यादा बेनिफिट मिले। राणा साहब, कुछ सीटों का फैसला हुआ तो है, जैसे आपको और बाकी कुछ लोगों को रिलीफ मिला है, तो इस तरह से कुछ यानी फैसले हो तो रहे हैं। शेख साहब, हमें भीख लेने की कोई जरूरत नहीं, नाम बेकारी है, बात करना बड़ा आसान है। और यार मुझे बता दिया जाए कि 2018 के इलेक्शन में ये इमरान न्याजी डिफेंस से आ रहा नहीं था 600 से, और साद रफी को हरा दिया गया था, और फिर वो
वो आरटीएम सिस्टम के नतीजे आज तक आए हैं? नहीं आए। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यहाँ 35 पंक्चर की बात की गई और जब पूछा गया तो फरमान जारी हो गया कि सियासी बयान था। यार ये जो कुछ मुल्क में खिलवाड़ कर रहे हैं और जो ये खैबर पख्तूनख्वा के मिनिस्टर से इस्तीफा लिया गया शकील खान से, और जो वहां पर पंडोरा बॉक्स खुल रहा है, अगर हम पंजाब और मरकज में जिम्मेदार हैं तो खैबर पख्तूनख्वा में भी पीटीआई की गवर्नमेंट है, वो शहद वाला चीफ मिनिस्टर है आया, उसका भी जवाब हमने देना है। थर्ड टाइम वहां पर वो उनकी गवर्नमेंट है, वहां लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन, हेल्थ की तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं। शाम के बाद ये फजल रहमान साहब ने भी पिछले महीने कहा था, शाम के बाद खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस खुद महसूर हो जाती है थानों में और अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं होता। सही। अभी साहब हमने ब्रेक पे जाना है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक। जनरल फैज़ हमीद केस और उससे जुड़े दीगर मामलात के हवाले से बात हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अरशद साहब, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, और इसके अलावा रिजवान अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान साहब, आपकी तरफ आते हैं। बानी पीटीआई कहते हैं कि इस वक्त मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगा हुआ है। हमारी तो समझ में नहीं आता कि मार्शल लॉ किस तरह से लगा हुआ है, क्योंकि पार्लियामेंट मौजूद है, तमाम इदारे फ़ाल हैं, काम कर रहे हैं, और कोर्ट्स फ़ाल हैं, तो मार्शल लॉ कैसे लगा हुआ है? एक चीज़। दूसरी बात ये कि आज फिर उन्होंने रिट्रेट किया कि जो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट थी उसको एंडोर्स किया जाना चाहिए था, उसके ऊपर अमल होना चाहिए था। अगर उसके ऊपर अमल होता तो फिर जो मिलिट्री कू है वो ना होते। राना साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। रिजवान हमारे साथ मौजूद नहीं है, तो ये कैसे, यानी हाउ इज़ इट पॉसिबल जो उन्होंने बातें की हैं कि मार्शल लॉ लगा हुआ है, आपकी हुकूमत है तो आप लोग इतने गैर फ़ाल हो गए, आप लोग मतलब है ही नहीं, और इस वक्त फ़ौज की हुकूमत है या फ़ौजी हुकूमत है, तो जस्टिफाई करेंगे कि इस वक्त आप ही की हुकूमत है, एक डेमोक्रेटिक सेटअप है मुल्क के अंदर, और फ़ौज एक महज मुल्क का इदारा है जो अपना काम कर रहा है? शेख साहब, मुझे जस्टिफाई करने की जरूरत इसलिए नहीं कि एक अहम आदमी, एक फितरेबाज आदमी की बात पर आप और मैं ऐसे लगे हुए खुदा ना खास्ता माजरत से कोई हदीस उसने बोल दी, वो तो झूठों का आईजी है, उसकी बात को, यार ये कैसा कानून है आपका? ये पैमरा, नेपरा, ये जितनी कंपनियां, ये मतलब मैं क्योंकि एक पॉलिटिकल वर्कर हूं ना, मैंने ये 30-35 साल धक्के खाए हुए हैं। जब मियां नवाज शरीफ को 12 अक्टूबर 1999 को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद 2017 में बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में निकाल दिया गया, फिर उनको गिरफ्तार किया जाता है, तो उस वक्त नवाज शरीफ का बयान तो नहीं आता था किसी चैनल पर। तो अब ऐसे तमाम चैनल, तमाम मीडिया ऐसे चला रहा कि खुदा ना खास्ता कुछ जन्नत का टिकट मिला है, और इन्होंने अपने उस शख्स की जो शर्मंगेजियां हैं उनको टीवी चैनल की मंजिल बनाकर खुदा ना खास्ता बहुत बड़ा मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करना। मैं बिल्कुल इस चीज की मैं समझता हूं कि ये फितरेबाजी नहीं होनी चाहिए। ये इमरान न्याजी की तरफ से नहीं, ये अगर हमारी तरफ से भी हो, अदारों के खिलाफ एक बात होती है, रुजाने जैसे कवाली हो रही है, ऐसे जैसे तस्बीह हो रही है, वो न्याजी वो भूल जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत उसकी नहीं है, किसकी हुकूमत है? तो वो खैबर पख्तूनख्वा के हालात का जिम्मेदार कौन है? वहां उसकी पार्टी के डकैतियां मारने वालों में रेस लगी हुई है, और वहां का चीफ मिनिस्टर के मुतल्लिक अगर कैबिनेट के मेंबर एक मिनिस्टर ने बात की तो उसको फारग कर दिया गया है। ये बात किसी चैनल वाले को अल्लाह ताला होश के नाखन लाने की तौफीक दे, ये बात नहीं करते। क्या कह दिया न्याजी ने? भी वो तो जो डॉक्टर असरार मरहूम ने बात की, जो प्रोफेसर हकीम सईद ने बात की, वो वाज़ेह है और उन्हीं चीजों पर अमल हो रहा है। ये अमेरिका बहादुर कौन है? ये अमेरिका तो पाकिस्तान का मैं समझता हूं अजली दुश्मन, इंडिया का बिग बॉस है, और अगर इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान एटमी ताकत अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ ने
और पाकिस्तान राणा की साहब, ये आवाम जो अमेरिका आपने कहा कि असली दुश्मन, वो तो एक हम आवाम ये के लिए बात बात नहीं की ना करेंगे आपने, जबकि कि भाई हकीकत ये में यह है कि अमेरिका पाकिस्तान हर पैट की ताकत हमारी किसने सपोर्ट के बनाया? लिए खड़ा हम होता है, हमें रोना उसी तरफ रोते देखते रहेंगे हैं। इस न्याजी नामी शख्स का, और वो शख्स है माजरत से जिसके केसेस अदालतों में चल रहे हैं। इद्दत केस, मैं तो कभी बात नहीं करता, इद्दत का केस, क्या उसकी दाएं बाएं मानेका साहब कौन है, वो कौन है, ये कौम को लेसन क्या दे रहे हैं, ये आज के यंगस्टर के लिए क्या रोल मॉडल हैं? और मैं इसलिए अर्ज करना चाहता हूं कि आज मुल्क के इश्यूज हैं। आज आर्मी के बहादुर बेटे जब शहीद होते हैं, ये 4-5 महीनों में तकरीबन 190 आर्मी के और दिगर फोर्सेस के डालकर 500 लोग शहीद हो गए हैं, जो आपको मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। और ये न्यारी जो है, ये जेल में बैठकर एंजॉय भी करता है, जिम भी करता है, और वहां पर वॉक भी करता है, और ऐसे जैसे रेस्ट हाउस खाला जी के घर में बैठा हुआ है, जो वहां पर अदारों को की तज़हीक के साथ साथ अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट को मिस यूज करने की एक साजिश हो रही है। ये चीज है सही। असल। राणा साहब, एक और डेवलपमेंट सामने आ रही है। रिजवान साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं? चलिए राणा साहब, आप ही से बात करते हैं। जो रऊफ हसन थे, जो कि मीडिया कोऑर्डिनेटर थे, चलिए रिजवान साहब आपकी तरफ आते हैं। रऊफ हसन के जो मोबाइल कैप्चर किए थे फौज ने, अब उसमें से जो कुछ डाटा सामने आ रहा है वो बड़ा दिलचस्प है। और मसलन ये कि उन्होंने खुद अप्रोच किया अमेरिकन जर्नलिस्टों को, फिर इंडियन एक जर्नलिस्ट है करण थॉपर, उसको अप्रोच किया, और यहाँ से जो मकामी पाकिस्तान की सियासत थी उसका नक्शा खींचा, और यहाँ से यानी कंटेंट उनके साथ शेयर किया, और वहाँ जो पीछे लोग मौजूद थे उसने फिर आगे रॉ के लोगों के साथ वो कंटेंट शेयर किया। तो ये क्या था? मतलब ये बाहर के मुल्कों से उनको अपनी जो हालत ज़ार है वो दिखा के, रोना रो के उनकी मदद लेना, ताकि वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उनकी सपोर्ट के लिए आ खड़े हों। देखिए शेख साहब, रॉ वाला तो मामला कोई नहीं इसमें सामने आया, लेकिन जहां तक बात है सहाफियों के साथ बात करना, आज के अखबारात के अंदर ये खबरें मौजूद हैं, उसके अंदर तो कोई मसले वाली बात नहीं है कि जो सहाफियों के साथ आप बात कर सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं। अगर फर्ज करें आपने ये फलस्तीन के मामले के ऊपर किसी से बात करनी है, या वहां का मौकफ लेना है, या वहां की सूरत हाल के बारे में जानना है, तो फिर आप फलस्तीनी सहाफी के साथ ही खुद अप्रोच किया, खुद फोन किया, फलस्तीनी सहाफी को ही लाइन पे लेंगे। अगर इंटरनेशनल मीडिया के साथ या इंटरनेशनल जर्नलिस्ट के साथ कोई भी पार्टी, इंटरनेशनल मीडिया का मतलब इंडियन जर्नलिस्ट तो नहीं है ना, तो क्या नून लीग इंटरनेशनल सहाफियों के साथ बात नहीं करती, इंटरैक्ट नहीं करती? देखिए, मैं तो यहाँ नून लीग को एडवोकेट करने के लिए नहीं बैठा हूँ। आपसे जो सवाल किया आप उसका जवाब दीजिए। वो राणा साहब बैठे हैं, हम नून लीग की बात करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या पीपल्स पार्टी वाले आलमी जो इंटरनेशनल मीडिया है, क्या उसके साथ बात नहीं करते? क्या पीटीआई वाले बात नहीं कर सकते? देखिए, सहाफियों के साथ तो बात करना तो कोई मसले वाली बात नहीं, उसके अंदर तो कोई ऐसी चीज नहीं है। जहां तक बात है कि ये जो सारा कुछ इस वक्त 9 मई के साथ जोड़ा जा रहा है, या इसको जर्नल अफेयर्स के साथ जोड़ के तो 9 मई का अंदर एक लिंक इस्टेब्लिश करने की कोशिश हो रही है, या इसको कोई आलमी कॉन्स्पिरेसी या आलमी साजिश के तौर पर दिखाया जा रहा है। मसला असल में इसमें है, प्रॉब्लम इसके अंदर है। और अगर ये कुछ सबूत, एविडेंस और शवाहिद वगैरह आते भी हैं तो कोर्ट ऑफ लॉ मौजूद है, कोर्ट के अंदर चले जाएं, अदालत के अंदर चले जाएं। देखिए, ये साइफर का केस बना, साइफर का केस आज कहाँ है? उड़ गया, वो अदालत ने उड़ा दिया। इतना बड़ा केस बना था कि जो पाकिस्तान के खिलाफ इमरान खान ने बहुत बड़ी, नहीं, वो साइफर के केस में भी क्या हुआ, वो तो खुद अपने स्टेटमेंट सारे डिफ्यूज हो गए। मसलन ये कहा कि मेरी हुकूमत को अमेरिका ने खत्म किया, बाद में यानी वो क्या अमेरिका था, वो क्या अमेरिकन थे जो एक वक्त में उसकी हुकूमत को ख़त्म कर रहे थे, दूसरे वक्त में वो उसकी हुकूमत को बचाने के लिए आए हुए हैं कि उसकी हुकूमत क्यों ख़त्म की, उसे फिर हुकूमत दो। देखिए, असल बात तो ये है कि आखिरकार अदालत के अंदर ये जाके आप सबूत दे दें या एविडेंस दे दें, जाके वो सारा बता दें तो ठीक। मई के मुताबिक रिजवान साहब, आपकी आवाज कट के आ रही है। राणा साहब रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? शेख, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि आर्मी एक्ट रूल्स मौजूद हैं, और फैज हमीद साहब ने अगर कुछ नहीं किया तो मैं समझता हूं बिल्कुल
आर्मी एक्ट उस पर लागू नहीं होना चाहिए। और अगर उसने कुछ किया हुआ है और आफ्टर इन्वेस्टिगेशन उनकी रिटायरमेंट के बाद से चीजों को देखा गया, उससे पहले चीजों को भी परखा गया, कंपैरिजन किया गया, इन्वेस्टिगेट किया गया, तो जो वायलेशंस आती हैं उसके बाद ही एक्शन हुआ है। और मैं समझता हूं कि अगर एक्शन गलत हो रहा है तो नहीं होना चाहिए। उसकी क्लैरिटी तो डीजी आईएसपीआर साहब ने दे दी है, और फैज हमीद साहब के भी सोर्सेज या फैज हमीद साहब के भी लिंक आर्मी के मौजूदा ऑफिसर्स और रिटायर्ड लोगों से हैं। तो कैसे पॉसिबल है कि एक आदमी को रूल्स के अगेंस्ट जब कुछ नहीं किया तो सजा दी जाए? नहीं होना चाहिए। आर्मी का अदारा ही 9 मई को अटैक होता है कोर कमांडर ऑफिस लाहौर में, और जीएच के ऊपर होता है। तकरीबन 250 जगह पर अटैक होता है, जो पहले जिनकी निशानदेही की हुई थी 1 साल ट्रेंड किया गया, ट्रेनिंग दी गई, कहा गया। और फिर इस इमरान नियाजी ने खुद एडमिट किया कि हाँ मैंने कहा था कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो आपने जीएचक्यू और कोर कमांडर दफ्तरों के बाद एहतजाज करना है। यार एक मुजरिम अकरारे जुर्म कर रहा है तो इसके बावजूद जब कोई ये कहे कि एविडेंस नहीं मिल रहा, वीडियो मौजूद है, वो हमूदुर मार्क मिशन की बात तो करता है नियाजी, लेकिन ये चीजें जब 9 मई के वाकयात हो रहे थे तो खुद इनके ऑफिस बेरर जो थे वो खुद लाइव और वीडियो बना रहे थे, उन्होंने खुद ऑनर की हुई है। और पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान का इमेज की तज़हीक करने की कोशिश की गई, अफवाज पाकिस्तान के बेटे और बिलखसूस शोहदा की यादगारों को गिराया गया। मैं समझता हूं ये कौन सा सियासतदान जिसका ये मिशन हो। ये बात तो शेख मुजीबुर रहमान ने भी नहीं की थी, उसने भी अटैक नहीं किया था। 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, 2017 में कर लिया गया। हमने कैदें काटी, जेलें काटी, जुल्फ़िकार अली भट्टो को सजाए मौत हो गई। ये अटैक या हमले राणा साहब आपका पॉइंट आ गया, क्योंकि ये मास्टरमाइंड, ये राह का, ये मोदी का एजेंडा हो सकता है जिस पर ये पूरा ग्रुप अमल पैरा है। बिल्कुल जी। रिजवान साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी मैं कि ये जो जी प्लीज, ये जो इस वक्त मुनाफिकाना किस्म की पॉलिसी है ये नून लीग वालों की, कि अगर ख्वाजा आसिफ ये दावा करते हैं कि वो जनरल फैज के साथ मेरी मुलाकातें हुई हैं तो इनके नज़दीक वो आईनी है, वो कानूनी है, वो हलाल है, वो जायज़ है। और फिर जाके इनका मोहम्मद जुबैर जब गवर्नर सिंध थे वो जाके मुलाकातें करते रहे आर्मी चीफ के साथ, DGISI के साथ, वो आईनी थी, कानूनी थी, और वो सारा कुछ इनका हलाल था, जायज़ था। और ये आज इनको बड़ा याद आ गया, ये बड़े इनकलाबी बन गए हैं और ये बातें कर रहे हैं कि नून लीग वाले, हुकूमत वाले के ये जनरल फैज के साथ ताल्लुकात जोड़े जा रहे हैं, इमरान खान और PTI के, और इमरान खान के साथ ये सारे मामलात जोड़े जा रहे हैं। तो ये पिछले जो ख्वाजा आसिफ और बाकी लोग खुद क्लेम करते रहे हैं, खुद दावे करते रहे हैं कि हमारी बिल्कुल उनके साथ मुलाकातें होती रही। ये तो सही। राणा साहब हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है, ठीक है? रिजवान साहब आपका पॉइंट आ गया। राणा साहब सिर्फ 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर समाप्त कीजिए। मेरे भाई रिजवान अशरफ साहब जो स्पोक पर्सन है PTI के, ये क्यों भूल जाते हैं यार? शहबाज शरीफ गिरफ्तार था, नवाज शरीफ गिरफ्तार था, तो इसके बावजूद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में जब जनरल बाजवा और फैज हमीद होते थे तो हमारे वहां पर मीटिंग्स अटेंड की जाती थी। जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को वोट की बात हुई थी तो क्यों नहीं मीटिंग हुई? भाई अदारे को, ये पाकिस्तान की आर्मी का अदारा था ना जिसको हमने वोट दिया था। हम तो गिरफ्तार थे, लीडरशिप अंदर थी, राणा सनाउल्लाह गिरफ्तार था, सादर भी गिरफ्तार था, एहसन इकबाल गिरफ्तार था। हमने खताना खास्ता वोट देकर कौन सी जन्नत ले ली या हमने पंजाब गवर्नमेंट ली? जो बातें हुई वही की है ना, कि ये फैज हमीद ये कहता था जो न्याजी का, और ये सारी एक पिच पर लगे हुए थे। हकीकत में यही टोला है जो बैरूनी अनासर की अक्कासी करता है
आज हम तो पाकिस्तान की बात करते हैं, आज हम तो समझते हैं कि महंगाई का मामला हल होना चाहिए, हम तो ये समझते हैं कि आईएमएफ से जान छुड़वानी चाहिए। 2016-17 में मुल्क आगे चल रहा था तो न्याजी का बटन किसने दबाया था? जो 12 अगस्त 2014 को यहां से धरना लेकर निकला, और आज के दिन 19 अगस्त को पार्लियामेंट पर हमला करने वाले का नाम इमरान न्याजी वल्द करामुल्लाह खान न्याजी है, जो कहता था अभी रेफरी की उंगली खड़ी होगी। तो ये रेफरी का नाम लेने वाला, ये रेफरी की गोद में पलने वाले का नाम क्या है? इमरान न्याजी। इसलिए मैं कहता हूं कि अदारे काबिल एहतराम, राणा साहब हमारा वक्त खत्म हुआ चाहता है। मीर राणा साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। रिजवान अशरफ साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आगाह करने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट tvtoday.com। देखने का बेहद शुक्रिया।